अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स कर ले। क्वेश्चन नंबर 461 गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं। पेज नंबर है 264। बेलाज। असंख्यात गुणाकार प्रमाण रूप से जो पूर्व बंधिक कर्मों की श्रेणीबद्ध निर्जरा होती है उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों में होती है। ठीक है, बढ़िया। कौन सा आवश्यक प्रथमोपशम सम्यक्त में नहीं होता, अन्यत्र अपूर्वकरण होने पर होता है। अनिता आंटी। पूर्वकरण का गुण संक्रमण प्रथम उपशम सम्यक में नहीं होता है, अन्यत्र जहाँ अपूर्वकरण होता है वहां होता है। गुण संक्रमण जो आवश्यक है वो प्रथमोपशम सम्यक्त में नहीं होता है। अनिवृत्तिकरण का काल कितना है, उसमें क्या कार्य होते हैं। प्रीति। अनिवृत्तिकरण का काल अपूर्वकरण का संख्यात्व भाग है। इसमें 2 कार्य होते हैं, अंतरकरण और उपशमकरण। अंतरकरण और उपशमकरण, अभयकरण और अनिवृत्तिकरण के आवश्यक के साथ साथ ये 2 कार्य और। ठीक। अंतरकरण किसे कहते हैं प्रमिला जी। अनिवृत्तिकरण का बहुभाग बीत जाने पर दर्शन मोहने की मिथ्यात्व कर्म का जो अंतर किया जाता है उसको अंतरकरण कहते हैं। वहाँ अंतर में अनिवृत्तिकरण के काल के पश्चात गुण श्रेणी निर्जरा और उद्यावली के मिथ्यात्व के निषेधों में यह अंतर किया जाता है। फिर से बोलिए। अनिवृत्तिकरण के काल के पश्चात गुण श्रेणी निर्जरा नहीं, गुण श्रेणी शीर्ष में और उद्यावली के निषेधों में यह मिथ्यात्व के निषेधों में यह अंतर किया जाता है।
वहां मिथ्यात्व का जो परमाणु है उन निषेकों में, उसको उत्कर्षण और अपकर्षण के द्वारा उपरितन स्थिति और अधतन स्थिति में निक्षेपित किया जाता है। तो जो अनादि से जो मिथ्यात्व की अटूट पंक्ति चल रही थी वो दो भागों में बट जाती है। अंतर मुहूर्त के लिए वहां अंतर पड़ जाता है, इसी को अंतरकरण। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाह रहे हैं इसका? बोलिए सुनीता आंटी। बस थोड़ा ऐसे ही लिखा है, वैसे मैं बता देती हूँ आपको। अंतःकरण निवृत्तिकरण काल के पश्चात उदय में आने योग्य मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेध का अभाव करता है। मिथ्यात्व कर्म के परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है। इस प्रकार मिथ्यात्व कर्म के परमाणुओं के अभाव रूप अंतर करने को अंतःकरण कहते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है शॉर्ट में, और उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया है और बाकी शॉर्ट में ठीक है कि अनिवृत्तिकरण के बाद में जो उदय आने योग्य मिथ्यात्व के परमाणु हैं उनको उस यानी अनिवृत्तिकरण के काल के बाद जो मिथ्यात्व के परमाणु हैं उस स्थिति में वहां अंतर कर देना, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप यानी कुछ को ऊपर और कुछ को नीचे, कुछ को उपरतन स्थिति में पहुंचाना, कुछ को वर्तमान में ही उदय में लाके खत्म करना। तो इस तरह से उन्होंने पूरी बराबर पारिभाषिक जो वहाँ जो वर्ड्स थे वही बोले हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, और अपने शब्दों में ऐसा कह सकते हैं। ठीक, उपशमकरण किसे कहते हैं? निशा आंटी। जीव अंतःकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। अंतःकरण द्वारा अभाव रूप किए निषेकों के ऊपर वाले अर्थात बाद वाले जो मिथ्यात्व के निषेक है उनको उदय के अयोग्य बनाना, अर्थात उनकी उदीर्णा या उदय होकर वे जल्दी ही उदय में न आ जावे, इस योग्य जब वे इस योग्य किए जाते हैं अर्थात उनका उपशम किया जाता है, इसे उपशमकरण कहते हैं। जो उपरितन स्थिति में परमाणु भेजे गए हैं, निषेक भेजे गए हैं, उनको उदय के अयोग्य बनाना, उदीर्णा होकर वो जल्दी उदय में ना आ जाए, इस तरह से उनको बनाना वो उपशमकरण कहलाता है, मतलब उनको उपशमित कर देना। और करने हाँ, कितने किया आप लोगों ने? कर ले एक आध और? हाँ। कितने दिए मैंने आपको टोटल? 470 दिए ना? हाँ, अभी बात थोड़ी अच्छा, देर और करनी है, 4 ही बचे हैं, 4-5 ही हैं। कर ले पूरे? सबने हाँ। कर लिए पूरे? नहीं किए पूरे तो फिर इतना ही रुकते हैं, फिर कल कर लेंगे। और फिर अभी मैं 4-5 और डाल दूंगी, अभी 4-5 और बना लिए थे उसके बाद, तो आगे नहीं बना पाई। देखिए ये कल वैसे अपना ये 7वां अधिकार एक बार तो पूरा हो ही गया था कल, लेकिन यहाँ ये जो 41 प्रकृतियां बंध विच्छित्ति जिनकी होती है उनकी बात थोड़ी सी रह गई थी। भाभी ये जो ऊपर जो उपशमकरण करते हैं ऊपर वालों का, उसको वो सदावस्था रूप उपशम भी कह सकते हैं? एक्चुअल में सदावस्था रूप उपशम जो क्षयोपशम में होता है ना, इसका नाम है प्रशस्त उपशम। ये प्रशस्त उपशम है, मतलब ये विशुद्ध परिणाम पूर्वक हो रहा है। और वो सदावस्था रूप उपशम क्षयोपशम में होता है, उसमें कोई विशेष विशुद्धि की जरूरत नहीं है। क्षयोपशम सम्यक्त्व है तो वो विशुद्ध परिणाम पूर्वक हो रहा है, लेकिन सामान्य जो क्षयोपशम है ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का, वहां पर क्षयोपशम है तो वहां भी वो सदावस्था रूप उपशम उसमें घटित करते हैं अपन, तो वो सामान्य है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है समझ लो। तो सदावस्था रूप उपशम नहीं कहते इसको, उपशमकरण ही कहते हैं। तो है उपशम ही, लेकिन वो नाम वाला नहीं कहेंगे क्योंकि वो उससे मैच हो जाएगा, तो वहां वो विशुद्धि का फर्क पड़ेगा। तो जैसे ही प्रथमोपशम से क्षयोपशम में आया तो ये गैप खत्म होके और फिर सम्यक्त प्रकृति आ जाती है। हाँ, उदय में आ जाएगी, बाकी क्योंकि ये जो गैप, गैप है ना, ये गैप वाला काल तो वो उपशम सम्यक का ही है। हाँ, और वो गैप से जैसे ही कोई भी उदय में आ गया है
तो वो चेंज हो जाएगा जिसका भी उदय है। बाकी की सारी प्रकृति नीचे आ जाएंगी, मतलब जो सम्यक मिथ्यात्व और वो थी जो सारी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व वो अंतर में आ जाएंगी, मतलब बाद में क्षयोक्षम होती मतलब अंतर में आ जाएंगी, मतलब वो उदय में नहीं आएंगी। हाँ। वो तो उपशम रूप रहेंगी। हाँ वो उपशम रूप रहेंगी, सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा। वो तो उपशमित ही है, सम्यक प्रकृति का उदय। गैप तो नहीं रहेगा ना, फिर गैप में तो आ ही जाएगा, परमाणु आ गैप जाएंगे का ना। तो टाइम खत्म हो गया ना। गैप तो पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाया था, अब गैप ही है ही नहीं, आगे गैप है ही नहीं। गैप तो पर्टिकुलर उतनी देर के लिए बना था, वो जो गैप बना था उतनी देर तो उपशम समय का काल था ही। वो तो गैप का टाइम तो पूरा हो गया, अब तो कर्म है ही आगे। अब वो जो कर्म आगे थे मिथ्यात्व के, वो 3 टुकड़े करके रखे थे, उसमें से एक उदय में आ गया, बाकी 2 वो जो शोषम समय किया तो उसके लिए जो समझ लो विशुद्धि हुई है, जो भी हुए हैं उसमें वो वापस दब गए हैं, उपशमित हुए हैं वो 2। तो उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, उन दोनों का, और सम्यक प्रकृति का उदय। भाभी तो ये जो मिथ्यात्व हमने दबाया है क्षयोक्षम में, ये कब तक रहेगा? जब तक शाही को समय प्राप्त नहीं होगा? नहीं नहीं, ये कब तक दबा हुआ है कि जब तक हमारे यानी अंतर्मूर्त में ही वापस उदय में आ जाए। ये तो जीव के परिणामों पे डिपेंड करता है ना। मैक्सिमम काल है 66 सागर, मिनिमम काल है अंतर्मूर्त। अब यदि श्रद्धा विपरीत हो जाती है, नहीं, जब तक वो आत्मा की प्रतीति बनी हुई है, आत्म श्रद्धान बना हुआ है, तब तक वो उदय में नहीं आएगा। और यदि आत्मा की प्रतीति छूटी, श्रद्धान से भ्रष्ट हुआ, इधर श्रद्धान से भ्रष्ट हुआ, इधर मिथ्यात्व का उदय, या फिर कर्म की तरफ से कहते हैं तो मिथ्यात्व का उदय आ गया तो श्रद्धान से भ्रष्ट हो गया। वास्तविकता क्या है कि खुद श्रद्धान से भ्रष्ट हुआ है तो सामने कर्म का उदय है। तो जब तक जीव श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं होता है तब तक वो दबा हुआ ही है। पर क्षयोक्षम के बाद ही शायिक सम्यक प्राप्त होता है ना? हाँ, बाद ही होगा शायद। तो यदि हम उसे- अपनी उस पीरियड में यदि आत्मा का श्रद्धान करें तो फिर मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा, उदय में आए बिना आत्मा का श्रद्धान तो है, जब शिवोक्षम समय है तब आत्मा का श्रद्धान तो है, लेकिन मिथ्यात्व अभी दबा हुआ है। मिथ्यात्व जड़ से खत्म नहीं हुआ। अब उस पीरियड में हम उस मिथ्यात्व को खत्म करने का काम कर लें। अनंतानुबंधी भी अभी दबी हुई है, वो भी जड़ से खत्म नहीं हुई है। तो वो जड़ से खत्म नहीं हुई है तो कभी भी उदय में आ जाती है। अब वो जब तक बेहोश हैं, उपशमित हैं, तब तक हम उनको खत्म करने का काम कर लें। तो बताया था ना उस दिन एक दिन, अनंतानुबंधी की 20 योजना होती है। पहले वो काम होता है, वो कन्वर्ट होती है, और वो कन्वर्ट होने के बाद में फिर दर्शन मोह, जो ये मिथ्यात्व है, तीन तीन जो टुकड़े हुए हैं, इन तीनों को नष्ट करने। देखो कैसे क्या होता है। मिथ्यात्व कन्वर्ट होता है सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व कन्वर्ट होता है सम्यक प्रकृति में, और सम्यक प्रकृति उदय में आके खत्म होती है। जो अपन ने 2 शब्द वहां पढ़े थे अभी 8वें अध्याय में, एक स्वमुख से एक परमुख से, ये शब्द पढ़े थे ना। तो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट होता है, मतलब इसको इसके नाश की क्या प्रोसेस है। तो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट अभी चल रहा है शिवोक्षम सम्यक। शिवोक्षम सम्यक चल रहा है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का वो दबाया हुआ है, सम्यक प्रकृति उदय में है। ये काम होते हुए ही उधर वो जो मिथ्यात्व जो दबा हुआ है और सम्यक मिथ्यात्व जो दबा हुआ है, उनमें क्या काम होता है। उनमें ये काम होता है, वो सत्ता में जो पड़ी है ना प्रकृतियां, वो मिथ्यात्व धीरे धीरे सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट होता है, सम्यक मिथ्यात्व धीरे धीरे सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट होता है। ये काम चलता है। सम्यक दृष्टि है तो ये काम चलता है, और अगर ये मिथ्यात्व में आ जाए तो रिवर्स काम होगा। रिवर्स कैसे होगा कि अब उसकी जो सम्यक प्रकृति है, वो सम्यक प्रकृति और मिश्र दोनों मिथ्यात्व में कन्वर्ट होती जाएंगी। अगर मिथ्यात्व में आ गया है तो उसको मतलब वो मिलेगा पोषण, वो बढ़ेगा, वो वृद्धि को प्राप्त होगा। और अगर सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व कन्वर्ट होगा। तो ये मिथ्यात्व दर्शन मोह के नाश का प्रोसेस क्या है। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में, यानी ये परमुख से उदय में आके खत्म हो गया, वो उसमें कन्वर्ट हो गया, वो उसमें कन्वर्ट हो गया। आप सम्यक प्रकृति किसमें कन्वर्ट हो,
तो सम्यक प्रकृति उदय में आके खत्म होती है, वो स्वमुख से नष्ट होती है। तो सम्यक प्रकृति उदय में आके नष्ट होती है और फिर इस तरह से वो और विशेष यानी करण परिणाम जो होते हैं उसके माध्यम से वो सम्यक प्रकृति भी खत्म होके और तीनों का क्षय हो जाता है, तो शायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है। और इस विशुद्धि के लिए शायिक सम्यक्त्व का काम चालू करने के लिए यानी ये प्रोसेस स्टार्ट हो सके उसके लिए केवली शुद्ध केवली के पादमूल की आवश्यकता है। विशुद्धि देखो ये कितना, मेरे को आज जो रिजल्ट देखे ना मैंने तत्वार्थ सूत्र में, मैं कल भी कहूंगी ये बात क्लास में, कि जो लोग रेगुलर वीडियो ऑन करके पढ़ते हैं 99% कह रही हूँ, कुछ एक आध को छोड़ देना, 99% जो वीडियो ऑन करके पढ़ते हैं उनके 80+ मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और जो प्रेजेंट होते हैं, वीडियो बंद होती है, उनके 50-60 ऐसे नंबर हैं। और कुछ लोग तो होते ही नहीं है, यूट्यूब वगैरह पे सुनते हैं, उनके तो 40-45 इसके अंदर नंबर है। तो ये किस बात का फर्क पड़ता है? ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी होगी, जो लोग वीडियो ऑन करके सुनते हैं उनको इतनी मेहनत भी नहीं लगी होगी, और उन लोगों ने मेहनत भी की होगी, लेकिन जो विशुद्धि मतलब जो समझ में जो आता है, अपन विशुद्धि शब्द बोल रहे हैं उसको, वो समझ में जब ही आता है। तो ये केवली शुद्ध के मतलब उदाहरण में ही दी है ये बात मैंने, कि केवली शुद्ध केवली के पादमूल की क्या आवश्यकता है, हम अपनी विशुद्धि बना लेंगे। कि वो विशुद्धि बनती ही वही है, तभी बनती है, ऐसे विशुद्धि नहीं बन पाती है। चलिए बोलिए प्रवीण जी। जो छायोस्मिक सम्यक दृष्टि है वो जब श्रेणी चढ़ेगा तो उसका कार्य कैसे होता है? शायोपशमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ता ही नहीं है, द्वितीयोपशम करता है ना? हाँ द्वितीयोपशम करता है ना, तो वो द्वितीयोपशम करता है उसको। वो तो श्रेणी कैसे? मतलब ऐसे नहीं कहेंगे हम कि शायोपशमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ता है, श्रेणी तो या तो द्वितीयोपशम वाला चढ़ेगा या शायिक वाला चढ़ेगा। तो उस द्वितीयोपशम में वो छायोस्मिक सम्यक का क्या होगा? वो शायोपशमिक सम्यक तो वापस से वो औपशमिक में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो उसकी सम्यक प्रकृति उदय में आ रही थी वो वापस सबको उपशमित करता है, वही गैप बनाता है। वो जो आगे आने वाले समय में जो सम्यक प्रकृति के और मिथ्यात्व के और मिश्र प्रकृति के निषेध थे, उन सबको वहां पे फिर से गैप बनेगा, तभी वो उपशम कहलाएगा। वो उतनी देर के लिए होता है, सबका टाइम उतना अंतर्मुहूर्ती है, वो गैप अंतर्मुहूर्त के लिए बनेगा। तो वहां तो फिर औपशमिक सम्यक हुआ। औपशमिक तो हुआ, उसी को तो द्वितीयोपशम बोलते हैं। शायोपशम से औपशमिक किया तो उसका नाम द्वितीयोपशम है। मिथ्यात्व से उपशम किया, औपशमिक किया तो उसका नाम प्रथमोपशम है। औपशमिक किया, औपशमिक का ही टाइप है। तो वो चारित्र को भी फिर दबा के ही चढ़ेगा, क्योंकि सम्यक तो भी उसका दबा हुआ है और चारित्र हाँ, को भी चारित्र में होने का भी वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा। द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि है तो शपथ श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो उसका तो टाइम भी फिर थोड़ा सा ही है, क्योंकि उसको औपशमिक सम्यक का काल थोड़ा सा ही रहता है। हाँ, वो तो श्रेणी के गुणस्थानों का काल थोड़ा ही हाँ। है। तो ये जो द्वितीयोपशम करेगा वापस से औपशमिक करेगा, तो वापस से वैसे ही 3 करण परिणाम भी करेगा वहां पे। द्वितीयोपशम के लिए 3 फिर से चाहिए ही होते हैं करण, लेकिन वो 3 चाहिए कि 2 चाहिए वो अभी मेरे को कंफर्म नहीं है श्योर, पर करण तो चाहिए। अधय प्रवृत्त करण तो सात्विक गुण, वो तो क्या अधय प्रवृत्त करण जो सात्विक को बोलते हैं वो तो चारित्र की अपेक्षा से है, चारित्र मोहिनी के उपशम की अपेक्षा से। द्वितीयोपशम के लिए अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मतलब वो कितने क्या है तो देख के बता दूंगी। बोलो पारुल। भाभी शायिक उपशम से उपशम होता है, अभी हाँ, आपने कुछ बोला था, और उपशम से द्वितीय उपशम होता है। वो जो उपशम हुआ ना उसी को द्वितीयोपशम कह रहे हैं। शिवोपशम सम्यक से जो दोबारा उपशम होता है वो किसको होगा? हर किसी को नहीं होगा। जो मुनिराज श्रेणी चढ़ने वाले हैं, श्रेणी चढ़ने के सन्मुख मुनिराज को 7वें गुण स्थान में शिवोपशम सम्यक्त से वापस से उपशम सम्यक्त होता है।
उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक। तो क्षय उपशम सम्यक छठे गुण स्थान तक होता है, छठे सातवें सात। सातवें तक, 4 से 7 शिवोपशम सम्यक के ये गुण स्थान है, 4 से 7, और औपशमिक सम्यक के 4 से 11 तक। 11 में पहुंचने वाला नियम से नीचे आएगा। हाँ, और चौथे गुण स्थान में केवल प्रथमोपशम होता है, नहीं, क्या उसको नाम क्या देंगे उसको? ऐसा नहीं है, चौथे में प्रथमोपशम भी होता है, शिवोपशम भी होता है, शायिक भी होता है, और द्वितीयोपशम वाला भी आ जाता है। अभी वो अलग है तो चर्चा। शुरू में प्रथमोपशम ही होगा, वो चौथे गुण स्थान में ही हाँ, होगा। मिथ्यात्व से जो भी औपशमिक सम्यक तो होगा, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जब भी औपशमिक सम्यक तो होगा यदि, तो उसको बोलेंगे प्रथमोपशम। चाहे वो पहली बार हो रहा हो, चाहे दूसरी बार हो रहा हो, चाहे तीसरी बार हो रहा हो, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जब भी औपशमिक सम्यक्त होगा उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहेंगे। और क्षयोपशम सम्यक्त के अभाव पूर्वक जब औपशमिक सम्यक्त होगा तो उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त कहेंगे। बोलिए निशान। ये कल परसों की क्लास में आया था, क्षयोपशमिक सम्यक्त से क्षायिक सम्यक्त के लिए 2 बार 3 करण करता है जीव, अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए और हाँ, दर्शन मुंह के क्षय के लिए भी। वो द्वितीयोपशम के लिए पूछ रहे हैं। हाँ तो वही तो, ओ अच्छा, ये मैंने आपको क्षायिक के लिए बताया। वो शायिक के लिए है, वो द्वितीयोपशम के लिए पूछ रहे हैं। इसका भी कुछ आया तो था क्लास में। बोलिए अनिता आंटी। क्षायिक सम्यक का जरा सा दोबारा बता दीजिए। शायिक सम्यक्त का यानी शायिक सम्यक्त प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी पड़ती है। विसंयोजना का मतलब है अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन में कन्वर्ट कर देना, वो कहलाती है अनंतानुबंधी की विसंयोजना। उसके लिए भी 3 करण चाहिए, अधःकरण, अपूर्वकरण, अन्यप्रत्ययकरण। और वो होने के बाद में मिनिमम अंतर्मूर्त बार और मैक्सिमम तो कितना भी टाइम हो जाए तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना लैप्स हो जाती है, फिर करनी पड़ती है। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई, अभी अपने है विसंयोजना। उसके बाद में फिर दर्शन मोह के 3 जो हैं, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोह के नाश के प्रक्रिया चालू होती है। उसके लिए फिर से 3 करण करने पड़ते हैं, इसलिए 2 बार 3 करण हुए शायिक सम्यक की प्राप्ति के लिए, क्योंकि वो दोनों का काम अलग अलग हो रहा है, अनंतानुबंधी का अलग, दर्शन मोह का अलग। ये क्षायिक सम्यक दर्शन क्षयोपशम सम्यक दर्शन के बाद कर सकते हैं? क्षयोपशम के बाद ही होगा, क्षयोपशम पूर्वक ही होगा। औपशमिक सम्यक्त से शायिक सम्यक्त नहीं होता। औपशमिक प्रथमोपशम हो चाहे द्वितीयोपशम हो, उससे शायिक सम्यक्त नहीं होगा। क्षयोपशम सम्यक्त पूर्वक ही शायिक सम्यक्त होगा। बड़े मन आगे। कल यहाँ बात आई थी कि एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का बंध मिट जाता है। यानी ये 41 प्रकृतियों का बंध कब मिटता है? ये 41 प्रकृतियों का बंध मिटता है चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में जो जीव पहुंचा, अभी था पहले गुण स्थान में प्रकृतियां बंध रही थी। कितनी बंध रही थी? बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है टोटल? बेला भाभी 120। 120 बंध योग्य प्रकृतियां 120 हैं। उसमें से मिथ्या दृष्टि को कितनी बन सकती हैं? 120 पूरी बन जाएंगी? बन सकती हैं? नहीं बनेगी। कौन कौन सी कम होंगी? हाँ बेला जी। 117 बंधेगी। कौन कौन सी कम होंगी? तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। बढ़िया। ये 3 प्रकृतियां सम्यक दृष्टि जीवों को ही बंधती हैं। आहारक शरीर, अंगोपांग 2 ये, और एक तीर्थंकर प्रकृति। इसलिए मिथ्या दृष्टि के लिए बंधे योग्य होती हैं 117 120 में से। ये सामान्य कथन है, नाना जीवों की अपेक्षा से है,
पर्टिकुलर देखेंगे तो उसमें भी बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन ये नाना मतलब सामान्य रूप से सब मिथ्या दृष्टियों को मिला के देखा जाए तो 117 बन रही थी अभी तक। और जैसे ही पहले गुणस्थान से पहले कौन से में जाएगा? दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में मिनिमम कम से कम चौथे में जाएगा। ज्यादा चल जाए ऊपर तो पहले से छलांग लगाए तो छठे में नहीं जाता है, सातवें में। छठा गुणस्थान उतरते समय आता है, जैसे दूसरा और तीसरा उतरते समय आता है वैसे ही सातवें में पहुंचकर उतरना पड़ता है छठे में। ऐसा ही सिस्टम है कुछ। जैसे अपन शिखर जी की वंदना करते हैं ना, तो कभी दिखता है ये जगह है नीचे है, लेकिन कहीं चढ़ के फिर वहां नीचे जाना पड़ता है। दिखती तो है नीचे, लेकिन पहले ऊपर चढ़ो फिर नीचे जाओ। ऐसा ही है कि वो दिख तो रहा है छठा, लेकिन पहले ऊपर चढ़ो सातवें में फिर नीचे आओ। तो जब भी कोई जीव पहले गुणस्थान से ऊपर जाएगा, कम से कम अपन चौथा मान के चल रहे हैं तो चौथे में गया, दूसरा तीसरा आता नहीं है। कोई ऐसा कहे उसको टच करते हुए चढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले से सीधा चौथा गुणस्थान होता है। तो पहले गुणस्थान में 117 बन रही थी और चौथे में पहुंचा तो उसमें से 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। चौथे गुणस्थान में पहुंचते ही 41 का बंध रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि 16 प्रकृतियां ऐसी थी जो मिथ्यात्व के कारण ही बंधती थी। अगर मिथ्यात्व नहीं है तो ये 16 प्रकृतियां बिल्कुल नहीं बंधेंगी। उनका कारण है मिथ्यात्व। तो अभी मिथ्यात्व का अभाव हो गया, इसलिए 16 प्रकृतियां तो वो बनना रुक गई। और 25 प्रकृतियां ऐसी हैं जो अनंतानुबंधी के कारण बनती हैं। तो अनंतानुबंधी का भी अभाव हो गया, इसलिए 25 वो कम हो गई। तो जैसे ही पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में पहुंचा तो 16 और 25 ये 41 प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। तो वो कहलाते हैं बंध विच्छित्ति। बंध विच्छित्ति का क्या अर्थ है? जो प्रकृतियां, बंध विच्छित्ति की जिनको डेफिनेशन नहीं आती वो लिख लीजिए। जो प्रकृतियां जिस गुणस्थान तक बंधती हैं, जो प्रकृतियां जिस गुणस्थान तक बंधती हैं उसके आगे नहीं बंधती हैं, तो उस गुणस्थान में उन प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही जाती है। अभी एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ। जो प्रकृतियां जिस गुणस्थान तक बंधती हैं उसके आगे नहीं बंधती, तो उस गुणस्थान में उन प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही जाती है। मतलब क्या हुआ? हो गया सबका? जो प्रकृतियां जिस गुणस्थान तक बंधती हैं उसके आगे नहीं बंधती, तो उस गुणस्थान में उन प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही जाती है। कोई प्रकृति है, समझ लीजिए नरकायु, ये एक प्रकृति है। नरकायु किसी को बंधेगी तो कौन से गुणस्थान में बंधेगी, कौन से गुणस्थान तक बंधेगी? ये पहले गुणस्थान में बंधेगी। पहले गुणस्थान से ऊपर किसी भी गुणस्थान में वो नरकायु प्रकृति नहीं बनती है। तो नरकायु की बंध विच्छित्ति कहाँ हुई? ऐसे कहेंगे पहले गुणस्थान में नरकायु की बंध विच्छित्ति है। इसका मतलब पहले गुणस्थान में नरकायु नहीं बनती है, ऐसा नहीं है। पहले गुणस्थान में तो बनती है, लेकिन पहले के ऊपर जहां पहुंच जाएंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, दूसरे में पहुंचेंगे सबसे पहले देखने के लिए। पहले गुणस्थान से ऊपर पहुंचे, उससे नेक्स्ट तलाशने नरकायु है क्या, तो दूसरे में पहुंचे। दूसरे में
नहीं बंधेगी। अब जब दूसरे में ही नहीं मिली तो फिर तीसरे में, चौथे में आगे मिलने का सवाल ही नहीं है। जो प्रकृतियां जिस गुण स्थान तक बंधती हैं, वहां तक जहां बंध विच्छित्ति कही जा रही है, किसी प्रकृति की बंध विच्छित्ति कही हमने कि छठे गुण स्थान में इसकी बंध विच्छित्ति है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रकृति छठे गुण स्थान तक बंध रही है, छठे के ऊपर सातवें में अब वो नहीं बंध रही है। तो 16 प्रकृतियां ऐसी हैं जो मिथ्यात्व के कारण बनती हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में बंधती हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान से ऊपर दूसरे गुण स्थान में भी पहुंचेंगे तो वो प्रकृतियां देखने में नहीं मिलेगी अपनी। वो 16 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी 16 हैं? अब उसका क्रम बिला अभी आपको मिल गया था क्या? वो नहीं मिला था, कल ध्यान नहीं रहा, आज मैं याद रख के डाल दूंगी। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता, त्रिपाटिका, सहनन, ये 4। अब ये कुछ तो याद ही करने पड़ेंगे। देखो, मिथ्यात्व के कारण पहली बात तो ये है, अपने को ये देख लेना है कि कैसी प्रकृतियां हैं, खोटी खोटी सारी अशुभ, और अशुभ में भी वर्स्ट से वर्स्ट, मतलब जो सबसे हीन से हीन है, ऐसी। तो मिथ्यात्व तो है ही। मिथ्यात्व कहाँ तक बनता है? मिथ्यात्व बस पहले गुण स्थान में ही बनता है, ऊपर दूसरे में पहुंचेगा कोई तो मिथ्यात्व नहीं मिलेगा, बंधेगा नहीं, बनता हुआ नहीं मिलेगा। मिथ्यात्व का बंध भी पहले तक है, मिथ्यात्व का उदय भी पहले में ही है, पहले तक ही है, उसके ऊपर उदय भी कहीं नहीं है। सत्ता, सत्ता कहाँ तक दिख सकती है मिथ्यात्व की? तथा बंध विच्छित्ति भी पहले में ही होगी। किसकी? मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति भी पहले गुण स्थान में ही होगी। हाँ, बंध विच्छित्ति तो पहले में ही है, उदय विच्छित्ति भी पहले में ही होगी। बंध विच्छित्ति तो सातवें तक पहले में रहेगी क्या? सत्ता 7वें गुण स्थान तक रह सकती क्या? 11 तक रहेगी ना भाभी? हाँ, तभी बिल्कुल सही, पारुल का भी सही है, प्रीति भी सही जवाब दे रही थी उंगली से। 11वें गुण स्थान तक सत्ता है मिथ्यात्व की, होनी है ना वहां पर, दबा हुआ है। हाँ, तो बंध पहले तक है, उदय भी पहले तक है, लेकिन सत्ता 11वें तक है। यानी तीनों में अंतर समझ में आ रहा है, 3 चीजें अलग अलग हैं। ये तो मिथ्यात्व में तो 2 चीजें एक ही गुण स्थान में मिल गई अपने को, और प्रकृतियां होंगी तो किसी का बंध कहीं तक है, किसी का उदय कहीं तक है, किसी की सत्ता कहीं तक। सत्ता अलग चीज। तो अभी अपन और उदय और सत्ता नहीं देखेंगे, अभी तो केवल मिथ्यात्व का मैंने आपको उदाहरण के लिए बता दिया। तो मिथ्यात्व है सबसे पहला, फिर है हुंडक संस्थान, तो खोटा आकार प्रकार, सबसे लास्ट वाला वो। फिर नपुंसक वेद, यद्यपि तीनों ही वेद पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? पाप प्रकृति है, लेकिन फिर भी तीनों में अपन कंपैरिजन करेंगे तो सबसे खराब कौन सा होता है? नपुंसक वेद। यानी तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो पुरुष वेद कंपैरेटिवली सबसे अच्छा है, फिर स्त्री वेद उससे खराब, और नपुंसक वेद सबसे खराब। तो उसी क्रम से ये अभाव, जैसे 5 सहनन पाप रूप है, 1 सहनन और 1 संस्थान ही पुण्य रूप है, 5 सहनन 5 संस्थान पाप रूप है, लेकिन फिर भी पहले गुण स्थान में कितने सहनन कितना संस्थान का अभाव हो रहा है, बंध विच्छित्ति हो रही है 1 की, सबसे लास्ट वाले की। तो अभी पहले गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियां बंध से रुक रही हैं? सबसे लास्ट वाली, सबसे बेकार, पाप रूप। तो मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और असंप्राप्ता, त्रिपाटिका, सहनन। यानी लास्ट वाला संस्थान, लास्ट वाला सहनन, लास्ट वाला वेद और मिथ्यात्व तो है ही, ये 4 हो गए। फिर इसके बाद में है एकेंद्रीय जातियों में देखना है, एकेंद्रीय, स्थावर और आतप। एक्चुअल में जाति से अपन देखें तो 1 से 4 इंद्रिय तक भी इकट्ठा देख सकते हैं, लेकिन एक इंद्रिय के साथ में ही स्थावर बनती है। स्थावर अलग और एक इंद्रिय का जोड़ा है ना, जिसको एक इंद्रिय बंधेगी उसको स्थावर बंधेगी, जिसको स्थावर बंधेगी उसको एक इंद्रिय बंधेगी। इसलिए स्थावर, एक इंद्रिय, स्थावर और आतप। आतप प्रकृति किसको बंधेगी? वो भी एक इंद्रिय को ही बंधेगी, स्थावर को बंधेगी। इसलिए इन 3 का जोड़ा, एक इंद्रिय, स्थावर, आतप। फिर इसके बाद में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, विक्लत्रय जिसे अपन बोलते हैं, वो विक्लत्रय 3 का ये ग्रुप हो गया। यानी पहले बार में अपन ने 4 का ग्रुप देखा,
फिर सेकंड लाइन में अपन ने 3 का ग्रुप देखा, एक इंद्रिय स्थावर आतप, उसके बाद में फिर से 3 का ग्रुप, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। उससे पहले अपने वो रह गया ना एक सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, ये रह गया। एक इंद्रिय ये भी रहेगी भी तो नरक, नरक गत्यानुपूर्वी, हाँ, नरक आयु। वो रह गई, वो लास्ट में ले रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, इसमें क्रम है थोड़ा सा, जिस क्रम से ये दिया है ना, अगर अपन उसी क्रम से याद करेंगे तो आगे अगर अपन कभी कुछ घुमटसार वगैरह पढ़ेंगे तो वहां क्या होता है कि वहां ऐसे बोलते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान में बंध विच्छिन्न होने वाली प्रथम 3, अंतिम 9 ऐसे करके बता देंगे, तो अपने को क्रम से याद होगी ना तो सही रहेगा। और वो क्रम का कारण क्या है, सबसे पहले मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता, त्रिपाटिका, सहनन, ये हो गया। उसके बाद में एक इंद्रिय से रिलेटेड प्रकृतियां पहले ली, तो एक इंद्रिय स्थावर आतप, फिर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण। सूक्ष्म और बादर, ये 2 भेद, मतलब सूक्ष्म जो है वो किस में होते हैं, त्रसों में होते हैं कि स्थावरों में होते हैं? सूक्ष्म जीव त्रसों में होते हैं कि स्थावरों में होते हैं? स्थावर में ही होते हैं, मतलब एक इंद्रिय में ही होंगे, त्रस में कोई सूक्ष्म नहीं होता है। इसलिए सूक्ष्म और साधारण, साधारण कौन होते हैं? साधारण एक त्रस होते हैं कि स्थावर होंगे? वो भी स्थावर, और स्थावर में भी वनस्पति का एक ही होंगे। इसलिए सूक्ष्म, साधारण, और फिर लिया अपर्याप्त। अपर्याप्त यद्यपि पंचेंद्रिय तक होते हैं, लेकिन वो भी समझ लो बहुत पाप रूप प्रकृति है। अपर्याप्त होना, आयु श्वास के 18वें भाग होना, इस अत्यंत पाप का उदय है, तीव्र पाप का उदय है, इसलिए उसको लिया। तो क्या क्या हुए, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता, त्रिपाटिका, सहनन, फिर एक इंद्रिय स्थावर आतप, फिर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, ये 3। फिर इसके बाद में भी एक इंद्रियों से रिलेटेड हो गई, तो अब लेना है विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये विकलेंद्रिय हो गए। और फिर नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु। देखो गति और गत्यानुपूर्वी का तो जोड़ा रहता है, उसको तो द्विक करके भी बोल देते हैं, नरक द्विक। जब गति बंधेगी तभी गत्यानुपूर्वी बंधेगी। उदय में भी ऐसा ही है, जब उसका उदय आएगा तभी इसका उदय आएगा, ऐसा नहीं है, दोनों का उदय है। नरक गति और नरक गति के साथ में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय, नरक गत्यानुपूर्वी का उदय कहाँ आएगा, तो विग्रह गति में। लेकिन फिर भी वहां विच्छुत्ति जब होती है तो उसमें यहाँ बंध विच्छुत्ति में यहाँ इसके जोड़े होते हैं। दीदी ये सूक्ष्म त्रिक लिखवाया था आपने, सूक्ष्म अपर्याप्त, सूक्ष्म त्रिक, हाँ, तो वो सूक्ष्म के साथ ये तीनों का इकट्ठा रहता है आगे, मतलब इसको सूक्ष्म त्रिक कहते हैं, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, ये तीनों इकट्ठी जाती हैं, जहां भी रहेंगी इकट्ठी रहेंगी, ऐसा रहता है इनका, इसलिए इसको सूक्ष्म त्रिक कहते हैं। भाभी, नरक गत्यानुपूर्व का तो आयु से संबंध होगा ना, आयु बंधेगी तो विग्रह गति में वो गत्यानुपूर्व होगा ना, गति से थोड़ी होगा। नहीं, जब बंधती है ना, बनते समय जो गति बनती है वही गत्यानुपूर्वी, मतलब आयु यद्यपि वही बंधेगी, जो आयु है वही अनुपूर्वी बंधेगी, लेकिन देखो आयु तो एक बार बंधी, जो भी बंधी, और गति कितनी बार बनती है जीवन में, बनती रहती है, बनती रहती है, तो गत्यानुपूर्वी भी उसके साथ बनती रहती है, इसलिए आयु के हिसाब से नहीं चलेगा उसका काम। तो चारों गत्यानुपूर्व बनते हैं हमेशा। हाँ, अगर आयु अपनी नहीं बंधी है तब तक अपने चारों गति और चारों गत्यानुपूर्वी बनती रहती है, ठीक है ना। और सम्यक आयु नहीं बंधी है और आयु बंध गई उसके बाद भी यदि परिणाम ऐसे हो रहे हैं सभी टाइप के, तो चारों गति चारों गत्यानुपूर्वी बनती रह सकती है। लेकिन यदि सम्यक दर्शन हो गया है तो फिर ये जैसे नरक गत्यानुपूर्वी है, नरक गति की बंध विच्छित्ति हो गई, फिर वो नहीं बंधेगी। नरक आयु बंध जाने के बाद भी, सुनो, राजा श्रेणी के, राजा श्रेणी को नरक आयु बंध गई, नरक आयु बंध गई, और उसके बाद में सम्यक दृष्टि हो गए, चौथा गुणस्थान हो गया, तो नरक आयु तो बन चुकी है। अब नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी की उनको बंध विच्छुत्ति हो गई कि नहीं, चौथे गुणस्थान में आ गए तो बंध विच्छुत्ति हो गई, क्योंकि वो नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी पहले ही गुणस्थान तक बनती थी, ये पहुंच गए चौथे में,
तो नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी अब उसको उनको नहीं बंधेगी। नरक आयु भी अब नहीं बंधेगी, लेकिन वो पहले की बंध गई तो अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। अब आयु बंधी हुई है नरक की, सम्यक दृष्टि जीव हैं। अब बाकी की जितने जीवन हैं उस जीवन में उनको कौन सी गति और गत्यानुपूर्वी बंधेगी? सम्यक दृष्टि जीव को। तिरंज आयु की भी अभी दूसरे गुण स्थान में हो जाएगी, तिरंज गति गत्यानुपूर्वी की, तो वो भी नहीं बननी है। और मनुष्यों को मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी की भी बंध विच्छित्ति हो जाती है दूसरे गुण स्थान में। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, जो कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य है चौथे गुण स्थान में, आयु कोई सी भी बंधी हुई थी पहले की, उसको पूरी जिंदगी देव गति देव गत्यानुपूर्वी बंधेगी, क्योंकि और तो बंधने से ही रुक गई है प्रकृति, इसलिए आयु से नहीं लगा सकते। अब क्या होगा, उन्होंने जिंदगी भर देवगति गत्यानुपूर्वी बांधी बाकी की लाइफ में जो बच गई थी सम्यक दर्शन के बाद, और गए तो वहीं, गए तो नरक में ही। अब क्या हुआ, वो सारी देवगति गत्यानुपूर्वी कन्वर्ट हो के नरक गति में उदय में आ जाए। ठीक है, ये पहले गुणस्थान की 16 प्रकृतियां कौन कौन सी हुई? मिथ्यात्व, पुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता सपाटिका सहनन, एक इंद्रिय स्थावर आतप, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, और नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी नरक आयु। और उसको याद करने के लिए त्रिक त्रिक करके अपन ने याद किया था। तो पहला तो 4 है, उसमें तो कुछ जोड़ा ऐसा नहीं बनेगा। फिर अगला एक इंद्रिय स्थावर आतप, वो अलग। फिर है तीसरा सूक्ष्म त्रिक कहते हैं उसको, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण। फिर उसके बाद में विकलत त्रय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, और उसके बाद में नरक द्विक और नरक आयु, या फिर नरक त्रिक कर दो आप अपने याद करने के लिए। नरक से रिलेटेड 3 प्रकृतियां हैं वो। ये हो गई पहले गुण स्थान की। इसी तरह से दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, यानी 25 प्रकृतियां हैं जो दूसरे गुण स्थान में बनती है। अब जो जीव सम्यक दृष्टि हो रहा है वो सीधा पहले में पहुंचता है ना, तो ये 16 और 25 दोनों मिलके एक साथ रुकती है। तीसरे गुण स्थान की कुछ नहीं रुकती है क्या? तीसरे गुण स्थान में बंध विच्छित्ति 0 है, इसलिए कुछ अगर होती तो वो भी प्लस हो जाती चौथे के लिए, लेकिन है नहीं, कुछ भी बंधना नहीं रुकता है तीसरे गुण स्थान में, इसलिए वो 0 प्लस होती है, तो वो 41 की 41 रहती है। अब इनको भी याद करने का क्या तरीका है? जो 25 हैं उसमें सबसे पहले है अनंतानुबंधी 4, ये चतुष्क, क्रोध मान माया लोक। फिर है 3 बड़ी निद्राएं, स्त्यांत्रिक बोलते हैं उसको, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला, ये 3 बड़ी निद्राएं। तो बड़ी मतलब गहरी से हल्की की तरफ चलेंगे तो सबसे बड़ी स्त्यान वृद्धि, फिर निद्रा निद्रा, फिर प्रश्ला प्रश्ला, तो ये 3 हो गए, 3 का जोड़ा। इसके बाद में है दुर्भग त्रिक। दुर्भग त्रिक में क्या है? दुर्भग, दुस्वर, अनादे, ये 3 का जोड़ा है। 2 तो दूदू वाले हैं, दुर्भग, दुस्वर, और तीसरा है अनादि। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कुछ 2-3 बार बोलेंगे करेंगे तो याद हो जाएगा। दुर्भग त्रिक, दुर्भग, दुस्वर, अनादि। फिर इसके बाद में है बीच के 4 संस्थान। सबसे लास्ट वाला अपन ने ऊपर छोड़ दिया पहले गुण स्थान में, अब सबसे ऊपर वाला बचाना है, तो बीच के 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक के बीच के 4 संस्थान, ऐसे ही बीच के 4 सहनन। ठीक है, और फिर कुछ 4 प्रकृतियां हैं, उनके समझ लो खुली हैं, उनको याद करने पड़ेंगे उनके नाम। अप्रशस्त विहायो गति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र, उद्योत। अप्रशस्त विहायो गति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र और उद्योत। और फिर उसके बाद में 3 तिर्यंच से रिलेटेड हैं, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु। तो अपन उसको इस तरह से अपन देखेंगे तो याद हो जाएंगे। बोलिए आशा आंटी। अनम्यूट करिए आशा। पहले से चौथे में आते हैं तो फिर ये बीच में 25 साधन में दूसरे में कैसे गायब हुई है प्रकृति? पहले तो सीधे पहले दूसरे में गायब नहीं हुई, दूसरे में गायब नहीं हुई। ये 25 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान तक ही बंधती हैं, इसका मतलब ये है। तो फिर पहले से तो सीधा पहले से चौथे में आता है ना? पहले से चौथे में आया ना,
तो ये 25 दूसरे में ही बनती थी, ये तो पहुंच गया चौथे में, कभी 25 इसको बनेगी क्या? ये तो चौथे में आ गया ना, तो ये 25 भी नहीं बनेगी। ये दूसरे में बनती थी। हाँ, ये 25 दूसरे में ही बनती थी, दूसरे तक बनती थी, दूसरे में नहीं, पहले में भी और दूसरे में भी। मान लो कोई चौथे से गिर के तीसरे में दूसरे में आ गया, तो फिर ये दूसरे में आ गया तो ये 25 बनना चालू हो जाएंगी, बस 16 नहीं बनेंगी। वापस चालू हो जाएंगे। हाँ, जो दूसरे में आ जाता है उसको ये 25 बनना चालू हो जाती है, और जो 16 थी पहले गुणस्थान वाली, बस वो नहीं बन रही है। और फिर पहले में आ जाएगा तो वो 16 भी बनना चालू हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, ये जो 25 प्रकृतियां हैं ये दूसरे गुणस्थान तक बनती हैं, दूसरे के ऊपर नहीं बनेगी, इसलिए 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में कही। 16 प्रकृतियां हैं पहले गुणस्थान तक बनती हैं, उसके ऊपर नहीं बनेगी। अब जो जीव चौथे में पहुंच गया, तो वो चौथे में पहुंच गया तो पहला में जो बनती थी वो भी रुक गई है, दूसरे में जो बनती थी वो भी रुक गई है, तीसरे में कुछ बंधना रुक ही नहीं रहा था, इसलिए उसको यहाँ पर कुछ कंसिडर किया नहीं। इस तरह से ये चौथे गुणस्थान में 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति, यानी एक क्षण का आत्मा का अनुभव, एक क्षण भर के लिए अपनी खबर ली अपन ने, तो ये कर्म ऐसे गायब होते हैं। 117 120 में से 41 देख रहे थे अपन, 117 में से 41 गायब हुए हैं, और रेशियो समझ लो, परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ गई। और आगे आगे जैसे चलते जाएंगे तो अभी शुरू में आप देखेंगे तो पाप प्रकृतियां धीरे धीरे बनना रुक रही हैं, और फिर ऊपर पहुंचेंगे 8वें गुणस्थान में तो पुण्य प्रकृतियां भी बनना रुक जाती हैं। दीदी समझ अभी ये जब आप अभी दोबारा पढ़ा रहे हैं ना इसको, क्योंकि ये 8वां अध्याय पढ़ा हुआ नहीं था ना, और ये 8वां अध्याय पढ़ने के बाद अब ये याद करना, जैसे याद किया था उस समय पर जोर आया था, अब समझ में आ रही है ये सब। ऐसे ही है, बहुत सारे विषय बाद में क्लियर होते जाते हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाद में फिर जब वो विषय होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं, अपने को खुद को पता लग जाता है अब अपने को ये समझ में आया है। इसलिए लगे रहने से, अभ्यास करने से वो सब समझ में आता है धीरे धीरे। चलिए अभी अपन ये बोलिए प्रवीण जी। जैसे हुंडक संस्थान की बंध विच्छित्ति पहले में हो गई तो उसकी सत्ता 13वें तक रह सकती है। हाँ, सत्ता रहेगी, बंधना रुका है ना अभी, पिछला जो बंधा हुआ है वो तो है। देखो ये बंध विच्छित्ति का मतलब है नवीन बंध रुका है। जैसे अपन ने स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात, इन दो में अंतर देखा था ना, कि एक नया बंधना रुक रहा था और एक पुराने में कमी कर रहा था। ऐसे ही बंध विच्छित्ति का मतलब है नए कर्म बंधना रुक रहे हैं, नया मिथ्यात्व नहीं बंधेगा, नया नपुंसक वेद नहीं बंधेगा, नया हुंडक संस्थान नहीं बंधेगा, नया संप्राप्त सपाटी का सहनन नहीं बंधेगा, ये सब नए अब नहीं बंधेंगे। पुराने बंध से नरक आयु बंध गई थी, अब वो पुरानी बंध गई, वो तो बंधी भी है ना, उसका क्या कर सकते हैं, उसके लिए अलग काम होगा, उसको खत्म करने का वो अलग प्रोसेस है। अभी तो बंधना रुके पहले, आज इसका नाम है संवर, आश्रव निरोध संवर है। ये कर्म आना बंधना रुके, पहले वो नाव में जो पानी आ रहा था सबसे पहले वो छेद बंद किया जाए, तो ये छेद बंद करना है। बंध विच्छित्ति का मतलब है संवर, और संवर का मतलब है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कहो, संवर कहो, सुख कहो, ये सब एक ही बात है। तो बंध विच्छित्ति मतलब ये संवर हो गया है, 41 प्रकृतियों का संवर हो गया है। 41 प्रकृतियां बंधने से रुक गई हैं, आने से रुक गई, आश्रव रुक गया ये कहो, बंध रुक गया ये कहो। अब वो निर्जरा का काम, फिर ये जो चल रहा है संख्यात गुणी निर्जरा, वो धीरे धीरे वो होगा। फिर बंधना तो रुके, आप निर्जरा हो ही रहे, हमारे क्या हो रहा है, प्रति समय निर्जरा तो हो रही है, बंधना रुक ही नहीं रहा है, इसलिए बराबर पड़ा है बैलेंस में। तो सबसे पहले बंधना रुके, फिर धीरे धीरे खिपाओ उनको जो भी बचे कुछ है, तो उसमें तो टाइम लगता है, सत्ता में से नष्ट करने में टाइम लगता है। दीदी स्थिति बोलूं? हाँ भाभी एक क्वेश्चन और था, बोलो। शायिक सम्यक दृष्टि जो हो जाता है वो दूसरे मनुष्य भव से मोक्ष चला जाता है ना? दूसरे या तीसरे, जैसे इस भाव में शायिक सम्यक दर्शन हुआ, मनुष्य भाव में मनुष्य कोई होगा, तो अगला भाव देव का, और फिर उससे नेक्स्ट भाव जो आगे मनुष्य,
हाँ तो जो वो तीसरा दूसरा बोलते हैं, मनुष्य भाव, उसको तो तीसरा मनुष्य भाव बोलते तो हैं। दूसरा ही हुआ ना। मनुष्य भाव दूसरा हुआ, लेकिन ऐसे बोलते हैं तीसरे भाव में मुक्ति, या फिर एक और भाव लगे तो 4 भाव। अगर पूर्व मनुष्य आयु बांध ली है पहले ही, मनुष्यातिरंच आयु, तो वो भोग भूमि में जाएगा। यहाँ भी हुआ एक भाव, फिर भोग भूमि में गया दूसरा भाव, फिर वहां से देव में जाएगा तीसरा भाव, फिर आके मनुष्य बन के मोक्ष जाएगा तो चौथा भाव। तो शायद सम्यक दृष्टि अधिक से यानी कम 3 भाव, या तो उसी भाव में मोक्ष चला जाए तो ठीक है, नहीं तो 3 भाव या 4 भाव लगेंगे, उस भाव सहित, उस भाव सहित 3 या 4 भाव। पर सम्यक नहीं छूटता ना उसका बीच में एक भी बार। नहीं, सम्यक कभी नहीं छूटेगा, अब अनंत काल तक रहे। बोलिए मीना चाची, बिना देखे बोलेंगे या देख के बोलेंगे? बिना देखे, ठीक है। जोग धरे रहे जोग सुगन, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, याते अनंत नयात्म सासु ग्रह सोनितसी ललिता समवैश्रुत सिंधु समानी, याते अनंत नयात्म लक्ष्य स्वरूप सिद्धांत समानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माहे जगे जिन वाणी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माहे जगे जिन वाणी।